गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम आपको रॉल्स थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन बताए, उसको आप लोग जरूर बनाएंगे, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में रॉल्स थ्योरम से क्वेश्चन आता है तो ठीक उसी तरह का आता है। एक फंक्शन दिया रहेगा, जांच करना होगा कि इस पे रॉल्स थ्योरम सत्य है या असत्य। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन 5.8 का दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको दिखाना है कि रॉल्स थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो रॉल्स थ्योरम तभी लगेगा जब रॉल्स थ्योरम का तीन शर्त को फंक्शन माने। तो रॉल्स थ्योरम के तीन शर्त कौन कौन है? पहला शर्त है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा शर्त है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा शर्त है एफ बराबर एफ। पहला शर्त है कि फंक्शन संतत होना चाहिए, दूसरा शर्त है कि फंक्शन अवकलनीय होना चाहिए, और तीसरा शर्त है एफ बराबर एफ। अगर ये तीनों बात मानेगा तबे रोले का प्रमेय लगेगा। अब यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इस पे रोले का प्रमेय लागू होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तब क्यों नहीं होगा? अब एफ एक्स बराबर ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ रहे हो? जैसे 5.08 तब वैल्यू 5, ₹4.99 तब वैल्यू क्या होगा? 4, सबसे बड़ा पूर्णांक। तो आपको जांच करना है कि रोले का प्रमेय लागू होगा कि नहीं। तो ये अलग तरह का फंक्शन है, ये ना लीनियर फंक्शन है, ना कांस्टेंट फंक्शन है, ना पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये जो फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। अतः इस पे आपको संततता जांच करनी होगी। तो हम लोग x=c, जहां c क्या है? कोई पूर्णांक है, तो संततता जांच कर रहे हैं। तो c प्लस लिए, तो c प्लस, तो टेक लिमिट है c प्लस। तो जरा ध्यान दो, 5 प्लस का मतलब होता है ₹5.01। तो ₹5.01 का वैल्यू क्या होगा? 5। हमारे पास ₹5.01 है, तो सबसे बड़ा रुपया कितना है? 5। तो उसी तरह से c प्लस है, तो 5 प्लस है तो 5, तो c प्लस है तो क्या हो जाएगा? c प्लस है तो c। अब आइए 5 माइनस का मतलब क्या होता है? ₹4.99। 5 माइनस का मतलब होता है 5 से हल्का कम। तो इसका सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? ₹4.99 का सबसे बड़ा पूर्णांक होगा 4। 4 जो है वो 5 से क्या है? 1 कम है। 4 जो है आपका 5 से 1 कम है। तो 5 माइनस, तो 5 माइनस 1। तो उसी तरह से c माइनस का क्या आ गया? c-1। तो c प्लस का वैल्यू c है, c माइनस का वैल्यू c-1 है। यानी RHL LHL के बराबर नहीं है। यानी ये फंक्शन किसी भी पूर्णांक पर कंटिन्यूअस संतत नहीं है। तो हमको 5 से लेकर 9 तक में कौन कौन पूर्णांक पड़ेगा? 5, 6, 7, 8, 9। 5 से ये किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा है 5 से लेकर 9 तक। तो 5 से लेकर 9 तक में पूर्णांक कौन कौन पड़ेगा? 5, 6, 7, 8, 9। उसमें कहीं भी संतत नहीं है। तो जब ये संतत नहीं है तो यहीं पे इसका बात खत्म हो गया। रोले का फर्स्ट कंडीशन का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इस पे रॉल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन पे रॉल्स थ्योरम नहीं लगेगा, क्योंकि ये रॉल्स थ्योरम के पहले शर्त का पालन नहीं कर रहा है। और रॉल्स कहता है कि कोई भी फंक्शन पे मेरा थ्योरम तभी लागू होगा जब मेरे तीनों शर्तों का पालन करे। तो यहाँ तो पहले शर्त नहीं लगा, तो इसको नहीं लिखे। ये 5, 6, 7, 8, 9 हम इसलिए लाए कि यहाँ से पता चला कि कोई भी पूर्णांक, कोई भी इंटीजर पर संतत नहीं है। तो 5 से लेकर 9 तक कौन कौन इंटीजर होगा? 5, 6, 7, 8, 9 इस पे संतत नहीं है, इसलिए रॉल्स थ्योरम इस पे लागू नहीं होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको छोड़े हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन बस यही क्वेश्चन है, यहाँ पे बदला हुआ है। उसमें x का वैल्यू आपका दिया हुआ है -2 से +2। सब कुछ यही लिखिएगा यहां तक, बस ये लाइन बदल दीजिए। ये भी पूर्णांक पर संतत नहीं होगा। तो -2 और +2 के बीच में कौन कौन पूर्णांक आएगा? तो जो 5, 6, 7, 8, 9 है उसको हटा के आप लोग लिखेंगे
-2 -1 0 1 और 2 -2 -1 के बीच में -2 -1 0 1 2 यहां पर भी सुधार लेंगे। कहां से कहां तक? तो -2 और 2 के बीच में कौन कौन पूर्णांक पड़ेगा? तो -2 -1 0 1 2। यहां पर ये संतत नहीं है, इसलिए वहां पे इस पे रॉल्स थ्योरम नहीं लागू हो। अब चलो दूसरा का थर्ड देखिए। दूसरा का थर्ड में ये जो है पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, और हम जान रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। 1 और 2 के बीच में इसका वैल्यू परिभाषित भी रहेगा, चाहे कोई वैल्यू लेंगे 1 से लेकर 2 तक। तो हमको f' का वैल्यू 2x आया है, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0। तो 1 से 2 के बीच में कोई जब वैल्यू लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा कि नहीं? तो 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो इसका वैल्यू आएगा, इसलिए ये डिफरेंशिएबल है। और जब डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म है कि कंटिन्यूअस भी होगा। कल आपको बताए थे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो समझो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी है कि कंटिन्यूअस होगा। तो 2 को तो शर्ती पालन कर लिया। अब हम तीसरा देखेंगे, एफ है। तो ये वाला आपको बताया गया है कि ये है, ए वाला आपका ए होता है और ए वाला आपका बी होता है। तो एफ ए, तो F1, तो x के जगह पे 1 रखे तो इसका वैल्यू 0 आ गया। एफ बी, तो b के जगह पे 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से x के जगह पे 2 रख दिए, 3 आ गया। एफ ए, ये वाला ए होता है, तो ए का मान 1 का 0 आ गया। एफ बी, तो 2 रखे तो 3 आ गया। तो देख रहे हैं कि एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, यानी ये रोले का तीसरा शर्त का पालन नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है रोले का तीसरा शर्त का पालन नहीं कर रहा है, ये 2 शर्तों का पालन कर रहा था। डिफरेंशिएबल था, अवकलनीय था, अवकलन किया जा सकता था, और कंटिन्यूअस भी था, संतत भी था। लेकिन ये तीसरे शर्त का पालन नहीं किया, इसलिए इस पर भी रॉल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। और पहला दूसरा सवाल में तो पहले के थ्योरम नहीं पालन किया, इसलिए लागू नहीं हुआ। लेकिन इसमें तीसरा शर्त का पालन नहीं किया। देख रहे हो कि एफ ए का मान अलग है और एफ बी का मान अलग है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शन है आपका रोले के तीसरे शर्त का पालन नहीं कर रहा है, अतः इस पे रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। हाजी बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अवकलनीय फलन है। हिंदी मीडियम में गलती दिया हुआ है, यहाँ पे संतत लिखा हुआ है, उसको सुधार करके अवकलनीय लिख लीजिएगा। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम बुक होगा तो उस पर पढ़िएगा, वहां पे डिफरेंशिएबल लिखा हुआ है। तो डिफरेंशिएबल का मतलब होता है अवकलनीय, इसलिए यहाँ पे हिंदी मीडियम में गलती दिया हुआ है, उसको सुधार कर ले। तो ये अवकलनीय फलन है और f' इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो आपको दिखाना है कि f - 5 इज नॉट इक्वल टू f5। देखो बच्चों, ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो जब डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस भी होगा। आपको पहले भी बताया है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कंफर्म है कि वो कंटिन्यूअस है। ये अवकलनीय फलन है तो कंफर्म है कि ये क्या होगा, संतत भी होगा। अगर फंक्शन अवकलनीय है तो संतत होगा। तो ये रॉल्स का 2 शर्त का पालन करने लगा, संतत और अवकलनीय। अच्छा, इसमें ए क्या है? तो ए है -5 और बी क्या है? +5। तो हम लोग लिखेंगे इफ यदि f
f माइनस 5 इज इक्वल टू f5, fa बराबर fp हो जाएगा, देन f डैश x इक्वल टू 0। फ्रॉम रॉल्स थ्योरम, रॉले के प्रमेय से, अगर ये क्वेश्चन ये दूगो तो शर्त पालन करने लगा, अवकलनीय है, संतत है, अगर एफ ए बराबर एफ बी हो जाए तो रॉले का प्रमेय लागू हो जाएगा, और रॉले का प्रमेय लागू होगा तो एफ डैश एक्स 0 के बराबर होगा ही होगा। इस पे रॉले का प्रमेय लागू होगा अगर f माइनस 5 बराबर हो f पे, तो f डैश एक्स 0 के बराबर होगा। फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से आप चलिए, कह रहा है कि f डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर f ए बराबर f बी हो गया तो कंफर्म है कि f डैश एक्स 0 के बराबर होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि f डैश एक्स 0 के बराबर नहीं है। तो ये कब संभव है? तो इस पे रॉले का प्रमेय नहीं लग रहा है। तो रॉले का प्रमेय कब नहीं लगेगा? जब ये एफ ए बराबर एफ बी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो दूगो शर्त आपको किताब में दिया हुआ है कि डिफरेंशिएबल है, संतत है, तो ये तो दूगो किताबें में दिया हुआ है। तो अगर एफ एम बराबर एफ बी होता तो एफ डैश एक्स 0 के बराबर होता, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि एफ डैश एक्स 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि इस पे रॉले का प्रमेय लागू नहीं हो रहा है। रॉले का प्रमेय तभी नहीं लागू होगा जब ये इसके शर्तों का पालन नहीं करेगा। तो ये दूगो शर्त दिया हुआ है, तो कंफर्म है कि ये तीसरे शर्त का पालन नहीं कर रहा है। और ये तभी संभव है, इट इज पॉसिबल ओनली f माइनस 5 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू। अगर ये इक्वल टू होता तो ये इक्वल टू होता, लेकिन किताब कह रहा है कि ये इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब कि ये वाला इक्वल नहीं, तब इस पे रॉल्स का प्रमेय लागू नहीं होगा। अगर रॉल्स का प्रमेय इक्वल हो जाता तो रॉल्स का प्रमेय लागू होता, और रॉल्स का प्रमेय लागू होता तो f डैश एक्स 0 के बराबर होता। लेकिन इसमें f डैश एक्स 0 के बराबर नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है। इसका मतलब कि ये तीसरे शर्त का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि दूगो शर्त तो किताब में दिया हुआ है, उसको आप झुठला नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि दूगो दिया है या तबो नहीं पालन कर रहा है। सिंपल सा बात है कि 3 गो शर्त है कोई काम करने के लिए, और 2 गो शर्त हम पार कर लिए और तबो मेरा काम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि आप तीसरा शर्त का पालन नहीं किए, यानी f माइनस 5 नॉट इक्वल टू f5। हाँ जी बच्चों, अब आइए मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले जानिए कि इसका एक और नाम है लैग्रांज थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का 2 नाम है, एक मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है पहले जानिए। रॉल्स थ्योरम के लिए 3 शर्त था। फंक्शन को संतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए और एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। मतलब रॉल्स थ्योरम का 3 शर्त था, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और एफ ए बराबर एफ बी। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ 2 गो शर्त है, संतत और अवकलनीय। एफ ए बराबर एफ बी नहीं है। इसमें एफ ए बराबर एफ बी तीसरा शर्त हट जाता है। कहता है कि कोई फंक्शन ए से बी के बीच में, यही आपका फंक्शन है बच्चों, ये ए से बी के बीच में संतत है, कहीं टूटा हुआ है ए नहीं, तो ए से बी के बीच में संतत है, और ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब ए और बी के बीच में हम हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ए और बी के बीच में, ए और बी, हाँ जी बच्चों देखो, ये फंक्शन ए से लेकर बी तक क्या है, लगातार है, संतत है, और ए और बी के बीच में प्रत्येक बिंदु पर क्या हो सकता है, स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है।
तो ए और बी के बीच में लगातार है, संतत है, और ए और बी के बीच में हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, इसलिए फलन संतत है और अवकलनीय है। तो जब संतत और अवकलनीय है तो इसमें एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा, पहले इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझो माध्यमान प्रमेय का, कि इसमें एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां पर स्पर्श रेखा और ए बी दोनों समानांतर होगा। फलन के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और स्पर्श रेखा, अगर कोई फलन संतत है, डिफरेंशिएबल है, तो उसमें एक वो बिंदु ऐसा अवश्य होगा जहां पर ये रेखा स्पर्श रेखा के समानांतर होगा। तो वो बिंदु कौन है? ये वाला। यहाँ पे दोनों समानांतर है कि नहीं? तो यही माध्यमान थ्योरम है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, तो एक ठो टेंजेंट ऐसा जरूर होगा जो ए बी के पैरेलल। अब इसका प्रूफ देखिए, टेंजेंट पैरेलल है ए बी का, मतलब स्पर्श रेखा, इसको टेंजेंट कहते हैं। ये आपका पैरेलल है इसके, तो ये जब पैरेलल है इसके, तो दोनों का हमने आपको 11th क्लास में बताया था कि जब दो रेखा पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। जब दो रेखा पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। तो ए बी का प्रवणता और स्पर्श रेखा का प्रवणता बराबर होगा। ये दोनों रेखा पैरेलल है तो दोनों का प्रवणता बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? एफ डैश सी। यहाँ का स्लोप होगा एफ डैश सी। इसका स्लोप याद करो, दो गो बिंदु रहता था, x1 y1 और x2 y2। तो इसका स्लोप क्या होता था? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बाई डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। तो इसका स्लोप हो जाएगा डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बाई डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। तो दोनों का स्लोप बराबर है और यही आपका हो गया मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए याद रखिएगा कि सिर्फ दो कंडीशन होता है, एक संतत होना चाहिए और एक डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये होगा तो इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। हाँ जी बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, बहुत बार आया हुआ है। इसको कभी कभी दो नाम से पूछ देता है क्वेश्चन, माध्यमान प्रमेय या लैग्रांज प्रमेय से पूछ देता है इस क्वेश्चन को। कभी कभी माध्यमान या कभी कभी लैग्रांज। तो इसमें हम लोग याद करो कि क्या दिखाना है, हमको इतना लेके चलना है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ये पांचों का मान इसमें रखना होगा और सॉल्व करना होगा, और सी का मान ए और बी के बीच में आ जाना चाहिए। तो ये पांच गो में तो दो गो का मान आपको मालूम है, ए और बी। पहले आप मान निकालेंगे एफ ए, एफ बी और एफ डैश सी। ये तीन गो का मान निकाल लीजिए, दो गो का मान हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। पांचों का मान निकालने के बाद पांचों का मान उसमें रखिएगा और हल कीजिएगा। और सी का मान आपको ए और बी के बीच में आ गया तो आपका आंसर हो गया, माध्यमान प्रमेय सत्यापित हो गया। फिर से सुनिए, हम देख रहे हैं थ्योरम में पांच गो चीज है। कौन? ए बी एफ ए, एफ बी एफ डैश सी। तो इसमें से दो गो चीज का मान आपको मालूम है, किसको किसको? ए और बी। किसका किसका मान निकालना है? एफ ए, एफ बी, एफ डैश सी। हर क्वेश्चन में आई तीन गो का मान निकालने के बाद पांचों का मान उसमें रखिएगा और हल करिएगा। अगर सी का मान दिए गए अंतराल, जैसा कि इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 4 दिया हुआ है, उसके बीच में आ जाएगा तो माध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगा। बहुत आसान चीज है। देखो, आपको ए बी तो दिया हुआ है, चलो ए का निकालो। ए का मान कितना है? F1। चलो x के जगह पे रख दो 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 3। एफ ए तो F1, तो x के जगह पे 1
तो ये हो गया 1 माइनस 4 माइनस 3 बराबर माइनस 6। एफ बी F4, चलो x के जगह पे रखो 4, -4 इंटू 4 -3, 16 माइनस 16 माइनस 3 कैंसिल हो गया, -4, 4 गो का निकल गया। अब ए वो एफ डैश सी निकाल लिया। अरे एफ ए हो गया, एफ बी हो गया, ए और बी। याद रखो ज्यादा कुछ नहीं समझना है, ये 4 गो का मान निकाले ना, वो एफ डैश सी निकाल लो, आप 5 का मान उसमें रख के हल कर लो, सी का मान ए और बी के बीच में आ जाना चाहिए। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, डिफ्रेंशिएट करो, dx स्क्वायर बाय dx, -4 बाहर, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ए बड़े से एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, 3 का 0, तो ए बड़े सी का वैल्यू कितना निकल गया 2c माइनस 4, देखो निकल गया। बस इसको एफ डैश सी को डिफरेंशिएट कीजिएगा तब जाके सी का मान रखिएगा। 5 का मान निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे माध्य मान प्रमेय से फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी का वैल्यू 2c माइनस 4, एफ बी का वैल्यू -3, एफ ए का वैल्यू -6, बी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 1, तो 2c माइनस 4, एफ डैश सी का मान 2c माइनस 4, एफ बी का मान -3, एफ ए का मान -6, बी का मान 4, ए का मान 1। टू सी बराबर 1 प्लस 4, तो 2c बराबर आ गया 5, तो c का वैल्यू हो गया 5/2। आ गया सी 2 और 3 के बीच में, सॉरी 1 और 4 के बीच में 2.5 आया, तो 2.5 जो है 1 और 4 के बीच में होता है कि नहीं, यही तो करना है। बस 5 का मान निकालिए रखिए, और सी का मान ए और बी के बीच में आ गया, नीचे लिख दीजिए कि माध्यमान प्रमेय सत्य है। सो मीन वैल्यू थ्योरम इज ट्रू, अतः माध्यमान प्रमेय सत्य है, और यही आपका आंसर हो गया। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आपको बनाना है। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये 2 आपका केसी सिन्हा से है और ये एनसीईआरटी का ही 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लेंगे। और ये इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, क्वेश्चन बैंक भी देखेंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। धन्यवाद।